हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लैरिटी। स्वागत है आप सभी का जीएस क्लैरिटी में। कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक चीज़ों के बारे में जाना है। इस वीडियो से हम कॉन्स्टिट्यूशंस के एक एक आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस का थोड़ा सा डिज़ाइन स्ट्रक्चर किस तरह का है। साथ ही बात करेंगे कि शेड्यूल अनुसूची को संविधान में रखने से क्या फायदे हैं। 1 to 12 तक के अनुसूची को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 1 से लेके 12 तक के जो अनुसूची है, शेड्यूल है, उसमें क्या क्या हैं इन अनुसूचीज में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेटर वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 1 to 4 के बारे में। आर्टिकल 1 से 4 तक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बाद के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूशंस के स्ट्रक्चर से, डिजाइन से। आप सिंपली सोचो कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप एक नया देश बनाओगे, तो आपको क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। सबसे पहले तो आप जो भी देश बनाओगे उसका आप पहले एक नाम रखोगे। नाम रखने के बाद आप उसकी बाउंड्री को डिसाइड करोगे कि बाउंड्री क्या होगी। उसी तरह से पार्ट 1 में आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, भारतीय संविधान का पार्ट 1 नेम और बाउंड्री के बारे में बताता है, जो आर्टिकल 1 to 4 में है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी तरह से भारतीय संविधान के पार्ट 2 में देखोगे कि नागरिकता के बारे में बात कर 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11। जैसे आपने किसी देश बनाने की जिम्मेदारी जब आपको दी गई, आपने नाम और बाउंड्री तय कर दिया, तो फिर आप जो वहाँ पे लोगों को बसाओगे तो वो किस तरह के लोग होंगे उसके बारे में आप बात करोगे, उसके बारे में डिटेल में बताओगे। तो उसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 नागरिकता, सिटीजनशिप्स के बारे में बात करता है। पार्ट 3 जो नागरिकता देने के बाद वो जो लोग बस गए, अब उन लोगों को कुछ अधिकार भी देना होता है, तो उस अधिकार के बारे में पार्ट 3 में बात की गई है। पार्ट 4 में आप इकोनॉमिक राइट्स की बात करता है। आर्थिक रूप से जो अधिकार कुछ दिए जाएंगे उन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो चीज़ों के बारे में बात होगी वो डीपीएसपी में बात की गई है पार्ट 4 में। सिंपली पार्ट 5 में यूनियन के बारे में डिटेल में, केंद्र के बारे में, पार्ट 6 में स्टेट के बारे में, इसी तरह से एक एक करके चैप्टर करते हुए 22 पार्ट तक है। जो इससे क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी ये नहीं होगा। शेड्यूल के बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। शेड्यूल से क्वेश्चंस आते हैं। तो अनुसूची, सबसे पहले फ़ायदा क्या है, ये सबसे पहले तो जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है। अनुसूची संविधान का एक हिस्सा है। और अनुसूची से फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा नंबर 1 कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा गवर्नमेंट काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा फंक्शंस करता है, उसको थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा आसान बनाता है। आप कहो कैसे आसान बनाता है? आप जब शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 के बारे में देखोगे, तो शेड्यूल 5 में पैराग्राफ 7 को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियरली लिखा होगा कि शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में कोई भी चेंजेस अगर होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। वेदर कि जबकि ये शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट हैं, फिर भी आप अगर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में कुछ भी चेंज करते हो, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में कोई भी चेंज करते हो आप, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशंस का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये एक फ़ायदा हुआ एडमिनिस्ट्रेशंस का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 368 क्लॉज ए में आप देखेंगे तो स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और वेदर आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी आर्टिकल 368 के अंदर, तो लोकसभा में आपको जो सपोर्ट में चाहिए 273, एटलीस्ट 273 चाहिए सपोर्ट में। उस तरह से राज्यसभा में आप देखेंगे तो 123 चाहिए एटलीस्ट सपोर्ट में। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने शेड्यूल का पहला फ़ायदा की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दूसरा कि जो हमारा जो मेन बॉडी है, हमने कॉन्स्टिट्यूशंस को जब हमने इनैक्ट किया तो हमारा मेन बॉडी में ऑलरेडी कितने आर्टिकल थे उस समय? 395 आर्टिकल थे। तो जो एक को हमेशा क्रिटिक्स के रूप में भी कई बार इसको इस्तेमाल किया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का एलिफेंट साइज है, वो हाथी जितना साइज है। कहीं ना कहीं मेन बॉडी से जो इतने सारे ऑलरेडी आर्टिकल्स हैं, आप उसमें शेड्यूल्स को भी अगर उसमें जोड़ोगे तो एक काफ़ी ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, काफ़ी लंबा संविधान हो जाता। तो मेन बॉडी के से बल्कीनेस को रिड्यूस करने के लिए, जो लेंथीएस्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए हमने शेड्यूल को अलग से रखा। हमने जब कॉन्स्टिट्यूशंस को इनैक्ट किया तो उस समय हमारे पास
8 शेड्यूल थे। अभी करेंटली हमारे पास 12 शेड्यूल हैं। 4 शेड्यूल को हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके उसको हमने जोड़ा। एक एक करके अब शेड्यूल अनुसूची के बारे में जानते हैं। उससे पहले एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा कि शेड्यूल का खुद में कोई सेंस निकल के नहीं आता है जब तक कि आप उसको आर्टिकल के साथ रिलेट नहीं करते हैं। ठीक, मेरा क्या कहने का सेंस है, जिस तरह से प्रियम्बल को आर्टिकल के साथ रिलेट करके एक मीनिंगफुल टिटी दी जाती है, मीनिंगफुल बनाया जाता हो, उसी तरह शेड्यूल्स को भी आर्टिकल के साथ जोड़ा जाता है और उसको एक सेंस निकल के आता है। तो शेड्यूल 1 के बारे में जब आप देखेंगे तो वो जैसे इंडिया यूनियन है तो इस यूनियन में कितने स्टेट होंगे और क्या कितने यूटीज़, जो कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से यूटीज़ हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी देता है शेड्यूल 1, अनुसूची 1। उसी तरह से शेड्यूल 2 में जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगे, उनकी सैलरी की बात, अलाउंस एमोलमेंट्स की बात करता है। उसी तरह से वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज का जो शपथ समारोह किस तरह का होगा, अफर्मेशंस किस तरह का होगा, उसके बारे में शेड्यूल अनुसूची 3 में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनरीज के संविधान के जो फंक्शनरीज कौन कौन से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज हो जाएगा, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा जो राज्यसभा के होंगे, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन होंगे। तो इन सारी चीज़ों की शेड्यूल 1 में सैलरी, अलाउंस, एमोलमेंट्स की बात करता है। इन सब का जो शपथ किस तरह का होगा उसके बारे में शेड्यूल 3 में बात। शेड्यूल 4 में बात करता है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्टेट काउंसिल, यानी कोई भी स्टेट हो जो है वो स्टेट का राज्यसभा में कितना सीट होगा उसके बारे में बात करता है। जैसे कि यूपी, तो यूपी का जो राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आप शेड्यूल 4 में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं। ये थोड़ा सा एक डिस्टिंक्ट है, अलग है। देखिए शेड्यूल 5 से पहले हम शेड्यूल 6 की बात करते हैं। तो शेड्यूल 6 में कुछ स्पेसिफिक एरिया को मेंशंस किया गया है, कुछ ऐसे एरिया को क्लियरली मेंशंस कर दिया गया है जो ट्राइबल एरिया हैं, जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये जो इन स्टेट्स के जो ट्राइबल एरिया होंगे तो उन ट्राइबल एरियाज की अगर एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसको ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, और एक से ज़्यादा अगर उस ट्राइबल एरिया के डिस्ट्रिक्ट हैं तो उसको ऑटोनमस रीजन्स कहेंगे। बेसिकली इन ट्राइबल एरियाज में काम करने का, जो सरकार का काम करने का तरीका होता है, इन ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस, इवन रूल्स रेगुलेशंस भी होगा, उसके लिए इन ट्राइबल एरियाज़ के द्वारा चुनी हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होगा। यानी ये ट्राइबल एरिया अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव, अपने ऊपर जो क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसके लिए अपने लोगों के को ही चुनते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए, और वही एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है कि इन एरियाज़ पे किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस आप बना सकते हैं, और उसी तरह से ये फंक्शंस करती है। यानी ये एक ऑटोनमस रीजन्स है, ये अपने लिए अपना रूल्स रेगुलेशंस खुद तय करती है। इन एरियाज़ को इवन यहाँ तक स्टेटस मिला हुआ है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अगर कोई लॉ भी पास कर दे तो इन एरियाज़ पर डायरेक्ट लागू नहीं होता है। सिर्फ आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला हुआ था। अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे यूटीज़ हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ। उनमें से आप पहले आप एग्जांपल में ये देख सकते हैं, जैसे कि त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो इन लोगों की जो ट्राइबल एरियाज़ होंगे, इन स्टेट्स की, यूटीज़ की जो ट्राइबल एरियाज़ होंगे, तो उन एरियाज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं करती है। उनके लिए वो वहाँ के ऑटोनमस रीजन्स होते हैं, वो लोग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल खुद चुनते हैं, और वही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है, और उसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम करती है। और ये ब्रिटिश के समय से भी चलते आ रहा है। ब्रिटिश ऑफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी इन लोगों पर डायरेक्ट रूल्स रेगुलेशंस, डायरेक्ट रूल्स नहीं करती थी। रीज़न ये है कि इन लोगों का मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से बिल्कुल ही अलग कनेक्शंस कुछ कभी रहा ही नहीं है। इस वजह से भी थोड़ा सा इन लोगों को ब्रिटिश समय से भी थोड़ा सा ढील दिया हुआ था। उसी तरह से शेड्यूल 5 की अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल 5 में भी जो ट्राइबल एरियाज़ होंगे उन ट्राइबल एरियाज़ के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स होंगी, और ये एडवाइजरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है कि किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस आप इस एरियाज़ के लिए आप बना सकते हैं। रीजंस क्या है, एक तरह का कह सकते हैं स्पेशल स्टेटस देने का इन एरियाज़ को रीजंस क्या है
ये जो रीजन्स हैं शेड्यूल 6 वाले, स्पेशली शेड्यूल 6 वाले जो एरियाज हैं, ये जो ट्राइबल लोग हैं, इनका मुख्य धारा के कल्चर से बिल्कुल ही कनेक्शंस नहीं है। इनकी कल्चर, इनकी इथनिसिटी, इनकी जो ट्रेडिशंस है बिल्कुल ही अलग है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको बचाने के लिए, कि इनकी अलग अलग कल्चर को बचाने के लिए इस तरह फंक्शंस करती है। उसी तरह से जो ये वाले ट्राइबल एरियाज़ हैं, शेड्यूल 5 वाले जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, इनका मुख्य धारा के कल्चर से कुछ ना कुछ रिलेशंस, कुछ ना कुछ नाता, कनेक्शंस है। तो इसके लिए कुछ अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो पहला रीज़न इस तरह का ढील देने का ये है कि प्रोटेक्शंस ऑफ देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इन लोगों के लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू करती है, ठीक। उसी तरह से आप शेड्यूल 7 की बात करेंगे तो जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम करने का तरीका किस तरह का फेडरल सेटअप है, वो स्टेट और यूनियन दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। तो यूनियन के लिए जो क्या सब्जेक्ट होंगे, किस तरह के सब्जेक्ट, विषय वस्तु पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसके बारे में शेड्यूल 7 में जिक्र किया गया है। शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 देखेंगे तो स्टेट लिस्ट, राज्य सरकार किस तरह के लॉज वगैरह बनाएगी, किन किन विषयों पर, उसके बारे में है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों को पावर है इन सब्जेक्ट पर कानून बनाने का, तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, लिस्ट नंबर 3 में। उस तरह से शेड्यूल 8 में अगर बात करेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। सी देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर आप इस सोच में जी रहे हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो प्लीज़ वेकअप, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिस होते हैं, जैसे कोर्ट, पार्लियामेंट, तो इन जगहों पर जो बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो ऑफिशियल लैंग्वेज 22 हैं। और उन 22 लैंग्वेज में आप किसी का भी इस्तेमाल सामने वाले को समझाने के लिए कर सकते हैं जिसमें आप एक दूसरे में सहजता हो। ऐसा नहीं कि आप तमिल वाले एरिया में जाके हिंदी बोलेंगे फिर उसको कहेंगे कि हम हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, व्हाई डू यू नो हिंदी, तो वो तमिल वाला आपको कहेगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज 8 में तो तमिल भी ऑलरेडी मेंशंस है, तो इस हिसाब से तमिल भी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो फिर आप तमिल क्यों नहीं जानते हो। तो आपको ये जानना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है उसको मैंने मेंशंस कर दिया। उसी तरह से हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में शेड्यूल 9 को इंट्रोड्यूस किया। और शेड्यूल 9 में कंटेंट अ लिस्ट ऑफ लॉ। अब ये लॉज क्या होता है इसको हम आर्टिकल 13 में डिटेल में चर्चा करेंगे। जब हम आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशंस क्या हुआ, लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि शेड्यूल 9 में कंटेंट अ लिस्ट ऑफ लॉज है, अब वो 289 के आसपास है, ठीक है। उसको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट करके हमने इंट्रोड्यूस किया। उसी तरह से शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शंस लॉ, नेताजी जब एक पार्टी से जीतते हैं दूसरी पार्टी में बदलते हैं तो उसके लिए एंटी डिफेक्शंस लॉ लागू होता है। बेसिकली होता क्या है कि मान लेते हैं 2024 में चुनाव होता है, अब उसमें से ये एक हमारे एमपी हैं जो कांग्रेस से जीते, 6 महीने के बाद वो बीजेपी में चले गए, तो ये इन्होंने एंटी डिफेक्शंस लॉ का वायलेट किया, इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शंस लॉ लाया जाता है और उसको हो सकता है कि उनकी सदस्यता भी जा सकती है। तो उसमें एंटी डिफेक्शंस लॉ के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, जिसको हमने 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इंट्रोड्यूस किया संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशंस में। शेड्यूल 11 की बात करेंगे तो शेड्यूल 11 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, किस तरह से काम करेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वो हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसके बारे में हमने इंट्रोड्यूस किया अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में। और उसी तरह से शेड्यूल 12 में म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में क्या बॉडीज़ होंगी, म्यूनसिपैलिटीज़ का क्या सब्जेक्ट होगा, किस तरह के विषय वस्तु होंगे और किस तरह से फंक्शंस करता है, काम करेगा म्यूनसिपैलिटीज़। जो नगर पार्षद होता है उसको हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशंस एक्ट 1993 में हमने कॉन्स्टिट्यूशंस में इंट्रोड्यूस किया। और ये दोनों जो होते हैं, ये जो लोकल बॉडीज़ हैं, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनसिपैलिटीज़, ये अंडर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, इन पे कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो हमने अभी तक
एक तो डिज़ाइन के बारे में जाना जो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर। उस अब शेड्यूल को हमने थोड़ा सा डिटेल में जाना कि शेड्यूल 1 to 12 तक को कब किसको इंट्रोड्यूस किया गया उसके बारे में हमने जाना। शेड्यूल 5 6 क्यों इतना ज़्यादा इसको पावर दिया गया है उसके बारे में हमने जाना कि बेसिकली कि ट्राइबल के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 1 to 4 के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में थोड़ा सा लेंथीएस्ट होने की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। आर्टिकल 1 to 4 को एक ल्यूसिड मैनर में, एक आसान शब्दों में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशन।